नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे तक यूं ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे होगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। यूपी की बात होगी, जहां पर जिन्ना में के लिए कितने हमदर्द हैं ये आपको दिखाएंगे। अखिलेश के बाद ओपी राजभर ने की जिन्ना की तारीफ। पूरी खबर विस्तार से अब से कुछ ही देर बाद। सोनीपत के रेसलर निशा का सनसनीखेज मर्डर, कोच पर ही हत्या का इल्जाम लगा है। अहमदनगर की बात करेंगे, जहां पर जिला अस्पताल में आग से 11 लोगों की जान चली गई। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत चेन्नई में हो रही मूसलाधार बारिश के साथ करेंगे, क्योंकि कल के बाद आज भी चेन्नई में लगातार बारिश जारी है। शहर के तमाम इलाकों में पानी भर चुका है। मौसम विभाग पहले ही चेन्नई और आसपास के इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर चुका है। मछुआरों के समंदर के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। चेन्नई पर फिर आफत बरसी है। 2 दिन की मामूली राहत के बाद चेन्नई में बादलों ने फिर मोर्चा खोल दिया। ऐसी मूसलाधार बारिश की सड़कें समंदर बन गई। लौटता मानसून हमेशा चेन्नई वालों के लिए आफत साबित होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा है। चेन्नई के अलावा पास के चेंगलपेट, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और विल्लुपुरम में कल शाम के बाद तकरीबन नॉन स्टॉप बारिश हुई। तस्वीरें देखिए, जिधर भी देखिए पानी ही पानी। हालत ऐसी कि सड़कों पर बच्चे मछलियां मारने लगे हैं। चेन्नई में बारिश से ऐसा त्राहिमाम हुआ कि लोगों का हाल जानने और राहत सामग्री बांटने सीएम एम.के. स्टालिन पानी से भरे टीनगर इलाके में पहुंच गए। स्टालिन डिजास्टर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग रूम भी पहुंचे और आपदा प्रबंधन मंत्री के.एस.एस.आर. रामचंद्रन के साथ बारिश से जुड़े हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों पर मुसीबत की बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। Chennai, Tiruvallur, Kallakurichi, Salem, Velur, Tirupattur, Ranipettai, Tiruvannamalai. Over these districts, 1 or 2 places extremely heavy rainfall is expected to occur. Other places we have heavy to very heavy, and some places moderate rainfall is also expected to occur. जिन इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है उनमें शामिल हैं तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, कल्लाकुरिची, सलेम, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, रानीपेट और तिरुपत्तूर जिले। इसके अलावा चेन्नई, कोयम्बटूर, चेंगलपट्टू, नमक्कल, तिरुचिरापल्ली और पुडुचेरी में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा कल से 14 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश का अनुमान है। बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए तमिलनाडु के आपदा मोचल बल सक्रिय हो गया है। एनडीआरएफ के लोगों को भी निचले इलाकों में मुस्तैद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 11 और तमिलनाडु डिजास्टर फोर्स की 7 टीमें तैनात की गई हैं। चेन्नई में लोगों की मदद के लिए 46 नौकाओं को भी काम पर लगाया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अक्षया के साथ प्रमोद माधव, चेन्नई आज तक। प्रमोद राघव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रमोद, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबको लगा दिया गया है, फुल फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन बड़े चैलेंजेस क्या हैं लोगों को राहत देने के लिए? यहाँ अभी चेन्नई का एक लोकेशन है, इस जगह का नाम है वेस्ट मामलम। यहाँ के चैलेंज ये कि अभी नी तक यहाँ से पानी है। पिछले शनिवार में जहाँ पे यहाँ रेन हुआ था, उस बारिश का पानी बिफोर इट कुड ड्रेन, अभी एक और
पूरा रात को यहाँ पे बारिश हुआ थी, इसके कारण बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे है। इनफैक्ट पूरा यहाँ जो घर है इस स्ट्रीट में उसकी भी पानी घुस गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज हाउस एट वेस्ट मामबलम। यहाँ पे अभी पावर सप्लाई को बंद किया है टू बी टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, और पानी तो बहुत ज्यादा घुस गया। बहुत ये सिचुएशन में अभी प्रॉब्लम है कि जो चीज ये इनके पास थे सब कुछ वो चल गया है। वो अंदर भी देख सकते हैं कि एक बच्चा भी है यहाँ पे। अभी ये गवर्नमेंट से क्या पूछ रहे हैं, तो पहले तो उनको रिलीफ मटेरियल चाहिए, उसके बाद यहाँ से इस पानी को यहाँ से जल्दी तक निकलाने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं। बट ये तो मामला अभी दिखा रहा है कि चेन्नई जब कुछ चेन्नई पे तो बारिश हो रहा है, ये तो रूटीन मामला हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द सिटी ऑफ चेन्नई अभी। प्रमोद, साथ ही जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर आ गई है। ये अमूमन इस मौसम में चेन्नई में नहीं देखा जाता है। मौसम विभाग क्या कह रहा है, वेदर डिपार्टमेंट का क्या कहना है, ऐसा कब तक जारी रह सकता है? अभी मौसम का वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि ये बारिश तो अगले 6 घंटे को कंटिन्यू होगा। और पिछले रात की बारिश में यहाँ पे चेन्नई पे नुंगंबाकम में 14 सेंटीमीटर का बारिश रिकॉर्ड हुआ था, और एन्नूर में 15 सेंटीमीटर का बारिश रिकॉर्ड हुआ था। और अभी आने 6 घंटे को ये बारिश कंटिन्यू होने वाला है। इसी तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम हियर, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे उस नी तक पानी है, और 6 घंटे का पानी हुआ। तो यहाँ के लोग तो बहुत डर हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हो जाएगा, कब ये पानी यहाँ से निकलेगा। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चेन्नई के बाद अब बात करेंगे दिल्ली की, जिससे सटे सोनीपत में एक महिला रेसलर की हत्या का मामला सामने आया है। कल सोनीपत के हलालपुर गांव में राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान 21 साल की निशा और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में निशा की मां धनपति भी जख्मी हो गई। वारदात को गांव हलालपुर में स्थित पहलवान सुशील कुमार के नाम से बनी अकेडमी में अंजाम दिया गया। कत्ल का आरोप अकेडमी के कोच पवन कुमार पर लग रहा है। आरोप यह भी है कि पवन निशा के साथ छेड़छाड़ करता था। छेड़खानी के विरोध की वजह से हत्या की वजह बताई जा रही है। तो रेसलर निशा की सनसनीखेज हत्या, उसके भाई को भी गोली मार दी गई, साथ ही उसकी मां भी जख्मी हुई है। ये पूरा मामला सोनीपत से जुड़ा हुआ। अब इल्जाम लग रहे हैं रेसलर निशा के कोच पर, जिसका नाम पवन कुमार बताया जा रहा है। पवन कुमार अभी फरार चल रहा है। बढ़ रहे उनका सामान रहे कम से कम कुछ नहीं पता चला, बस चाची ने हुआ बताइए वो गलत नजर रखा करता है कोच। हाँ कोच किया बताइए, हमने तो कि बेराम थे कोना का किया बताओ, कोच ने चलाइए। लड़के सूरज की मौका पर मौत हो गई थी। जो धनपति की स्टेटमेंट ली है उसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये शिकायत इन्हें दी है भाई पवन कोच ने अपने साथियों के साथ मिलकर जो मेरे लड़के सूरज व निशा को गोलियां मारी और धनपति को भी गोली लगी हुई है। ये पवन कोच था जो लड़की के साथ गलत हरकत या छेड़खानी वगैरह करता था। शिकायत में इन्होंने ये दिया है। जिस एकेडमी में रेसलर की हत्या हुई वो आरोपी पवन सोनीपत के हलालपुर गांव में तकरीबन 1 एकड़ की जमीन पर सुशील कुमार के नाम से चला रहा था। आज तक से बातचीत में जमीन के मालिक धर्मवीर ने खुलासा किया कि पवन ने ही दबंगई से जमीन पर कब्जा किया था। एकेडमी की जो जमीन है उसके मालिक हमारे साथ मौजूद है। ये जमीन आप ही की है? हाँ हमारी है जी। आप ही की है? हाँ। तो पवन के आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदारी में लगा था। तो ये क्या जमीन अभी आपकी है, आपके कब्जे में है या नहीं है? नहीं हुई है कि कब्जे में थी हमारी में। तो आपको कुछ पैसे वैसे मिलते थे? ना कुछ नहीं मिलता था। तो किस तरीके से यहाँ पर एकेडमी आपकी परमिशन लेकर खोली गई थी? पहले आपसे जब तो राजी रजा में खोली थी, बाद में आकर झगड़ा होना शुरू हुआ। झगड़ा हो गया था? हाँ झगड़ा हो गया। तो क्या किस तरीके से कब्जा किया? बता रहे थे पिस्टल का लाइसेंस बनाया आपने, क्या? वो तो ले रहा था पिस्टल विस्टल, ये वो तो थी उनके पास। मतलब क्या पिस्टल इसी जमीन के नाम पर लाइसेंस पे नहीं, इसके पे नहीं थी, वो तो अपनी पर्सनल बनवा रहा था। तो आप क्या पैसा मांगने आते थे? नहीं, फिर हम नहीं आए ना बाद में। क्यों? हमने तो आने बंद कर दिया था।
बिल्कुल हम नहीं आए। डर लगता था? हाँ डर लगा। नहीं, जमीन तो ये पूरी आपकी है, काफी बड़ी जमीन। जमीन तो हमारी है पर डर तो लगा था, झगड़े के मारे हम नहीं आए। भाई झगड़ा हो जाएगा। तो बड़ी बात आपने कह दी, यानी क्या पवन क्या दबंग किस्म का आदमी था? दबंग किस्म का जी भी वो काम कर दिया था, दबंग किस्म का हो गया। हाँ, जाहिर सी बात है कि उसने जिस तरह से गोली मारी है। तो कितने साल से आपकी जमीन पर कब्जा है? 4 साल हो गए। तो 1-2 बार आपने बोला था खाली करो? बोला था खाली कराने के लिए, कोई भी थी, पूरा बाबू भी आया था, पंचायत आई थी, वहाँ फैसला भी हुआ था, पर वो नहीं हुआ। तो क्या कभी गोली गाली भी चली क्या? पिस्टल गोली वोली हमारे आगे चली। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस पवन पर आरोप लग रहे हैं हत्या के, वो इस वक्त कहां है? पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए नेहा, मैं आपको बताऊं कि ये जो एकेडमी है ये सुशील कुमार के नाम से यहाँ पर चलाई जा रही है। और हालत यह है कि आपने सुना कि किस तरीके से बकायदा जो आरोपी पवन है उसने दबंगई के जरिए जो ये पूरा तकरीबन 1 एकड़ में फैला हुआ है इस पर कब्जा किया हुआ था। और अगर आप देखें तो तमाम जो एकेडमी है दीवारों पर सुशील कुमार की तस्वीरें लगी है और सुशील कुमार के नाम से ही ये एकेडमी चल रही थी। और अगर आप देखें तो ये जो आरोपी है, जो ये तस्वीर है, इसमें पवन जो सुशील कुमार के साथ दिखाई दे रहा है यही आरोपी है। 10 अक्टूबर को जैसा बताया जा रहा है निशा दहिया जो लगातार कंप्लेन कर रही थी छेड़छाड़ की, उसके बाद निशा दहिया की मां और भाई यहां पर पहुंचते हैं और यहां पर जो आप एकेडमी का ये एंट्री गेट है यहां पर निशा दहिया को ताबड़तोड़ 2 से 3 गोलियां जो है पवन कुमार मार देता है। उसके भाई को भी मारता है, निशा और उसके भाई की मौत हो जाती है। मां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लेकिन उसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूटा। जिस तरीके की दबंगई के जरिए ये एकेडमी चल रही थी, गांव वालों का गुस्सा इस कदर फूटा कि पूरी एकेडमी में जमकर तोड़फोड़ की गई। और फिलहाल अगर गांव की बात करें तो गांव के लोग यहां पर जमा भी हैं। और अगर आप देखिए तो बाकायदा किस कदर यहाँ एक पोस्टर भी लगा हुआ है, शिष्य वही जिसमें गुरु की झलक दिख जाए। लेकिन ऐसे गुरु की झलक कौन देखना चाहेगा अपने शिष्य में, जो अपने ही शिष्य को गोली मार दे और उसकी मां को भी गोली मार दे, उसके भाई को भी गोली मार दे। तकरीबन 1 एकड़ में फैला हुआ है और पूरी एकेडमी में हर जगह पर अगर आप देखिए तो सुशील कुमार की तस्वीरें लगी हुई हैं, सुशील कुमार के साथ पवन की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ तक कि जो सुशील कुमार के ससुर हैं, जो एक रेसलिंग कोच भी है सतपाल, उनकी भी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन जब ये वारदात हुई है उसके बाद से जो आरोपी पवन है वो यहाँ से फरार हो गया है। उसके बाद पूरी जो एकेडमी है जिसमें कई स्टूडेंट भी रहते थे जो रेसलिंग यहाँ पर सीखने के लिए आते थे, अगर अब प्रदीप दिखाएं, पूरी तरीके से यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। अंदर कुश्ती होती थी, कुश्ती सिखाई जाती थी, लेकिन जिस तरीके की ये वारदात है नेहा, बेहद दिल दहला देने वाली ये वारदात है। 10 अक्टूबर को तकरीबन दोपहर के वक्त ये पूरी वारदात हुई है नेहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात यूपी की सियासत की करेंगे क्योंकि यूपी की सियासत में देश के बंटवारे के गुनहगार जिन्ना छा गए हैं। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब ओपी राजभर ने जिन्ना पर बयान देकर बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। यूपी की सियासत में फिर से जिंदा हो गए हैं देश के बंटवारे के गुनहगार मोहम्मद अली जिन्ना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले दिनों जो शुरुआत की थी उसे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव के जिन्ना बयान के संदर्भ में जब वाराणसी में राजभर से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? राजभर से पहले अखिलेश ने जिन्ना को बापू, नेहरू और पटेल की तरह क्रांतिकारी बताकर विवाद खड़ा किया था।
जिस पर सीएम योगी ने जमकर तंज कसा था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अगले साल यूपी के चुनावी समर में अखिलेश और राजभर साथ उतरने वाले हैं। ऐसे में जिन्ना पर दोनों की सोच ने बीजेपी को हमले का खासा हथियार दे दिया। इतिहास के काले पन्ने में वो डायरेक्ट एक्शन का जो आह्वान है, क्या ये धरती कभी भूल सकती है? देश के लाखों पिछड़ों की गर्दन को काटकर यहां की जमीन को लाल कर दिया गया, ये कोई भूल सकता है इसको? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानसिक संतुलन कहां जा रहा है? जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं, उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना। ऐसे वक्त में जब यूपी में जनता से जुड़े मुद्दों की कमी नहीं है, विपक्ष के लिए जिन्ना की चर्चा को केंद्र में लाना बीजेपी के पाले में गेंद डालने जैसा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर उठे विवाद की करेंगे, क्योंकि सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या के एक चैप्टर पर विवाद हो गया है। आरोप यह है कि इस किताब में खुर्शीद ने हिंदुत्व के मौजूदा रूप की तुलना आईसिस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की है। हालांकि आज तक से बातचीत में सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म को नहीं समझते उनसे वो बहस नहीं कर सकते। ऐसे दौर में जब देश की सियासत में हिंदुत्व के प्रतीक हावी हैं, बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस और दूसरे दल के नेता खुद को असली हिंदू साबित करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद नया विवाद छेड़ते नजर आ रहे हैं। ये सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या का पेज नंबर 113 है। चैप्टर है सैफरन स्काई यानी भगवा आसमान। इसमें एक जगह खुर्शीद ने लिखा है, हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण के द्वारा साधु संतों के सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व को किनारे लगा रहा है। हर तरह से ये राजनीतिक संस्करण हाल के वर्षों के आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। कल दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में सलमान खुर्शीद की किताब की लॉन्चिंग हुई और तुरंत विवाद भी शुरू हो गया। बीजेपी आईटी सेल के अगवा अमित मालवीय ने ट्वीट किया, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में लिखा है, हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक ग्रुप की तरह है। उनसे और क्या उम्मीद करें, जिनकी पार्टी ने मुस्लिम वोट पाने के लिए भगवा आतंक जैसे जुमलों को रचा। लेकिन आज तक ने जब इस विवाद पर सलमान खुर्शीद से पूछा तो देखिए उनका जवाब। चैप्टर है सैफरन स्काई, उसके अंदर सनातन धर्म का, हिंदुत्व का, बोको हराम का आपने जिक्र किया। उसके ऊपर काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है दूसरी तरफ से भी आई है। जो हिंदुइज्म नहीं जानता है वो तीखी प्रतिक्रिया करेगा, और जो हिंदुइज्म नहीं जानता है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है या जो इस्लाम को नहीं समझता है, उससे क्या बहस करेंगे। बुक लॉन्चिंग में दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने हमेशा की तरह बीजेपी पर निशाना साधा। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? सलमान खुर्शीद की किताब ऐसे वक्त में आई है जब कुछ महीने बाद ही यूपी में चुनाव है। ऐसे में सलमान खुर्शीद की किताब कहीं सेल्फ गोल साबित न हो जाए। सुप्रिया भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में यमुना का प्रदूषण साफ करने के लिए केजरीवाल सरकार ने अनोखे प्रयोग का लोग जमकर मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि 5 साल में यमुना सफाई को लेकर केजरीवाल सरकार अब कटघरे में है। दिल्ली को लंदन और यमुना को थेम्स बनाने वाले वादे पर जब लगातार प्रदूषण का सफेद झाग तैरता दिखा, जब लोग यमुना साफ करने की दिल्ली की सरकार के नाकामियों के झाग को हिमखंड से लेकर
अंटार्कटिका तक की बर्फ बताकर चुटकी लेने लगे। IIT पास मुख्यमंत्री की सरकार ने प्रदूषण मुक्ति में कुनीतियों का झाग हटाकर दाग बचाने के लिए हाथ में पानी की पाइप लिए खड़े कर दिए दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी, जो मानो कह रहे हो, ऐ यमुना में घुले प्रदूषण, झाग के रूप में तैरते खरदूषण, तुमको किनारे पर घेर लिया गया है, अपने आप को हमारे हवाले करो। प्रदूषण ने नहीं सुनी तो पाइप से यमुना में पानी की फायरिंग कर्मचारी ऐसे करने लगे जैसे आज प्रदूषण को पानी पानी कर देंगे। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे से ऐसी तस्वीरें आते ही तमाम लोगों का पर्यावरण प्रेम ऐसा जागा कि खुराफात स्वरूप दिल्ली जल बोर्ड के इस अनूठे प्रयोग की बलैया लेने लगे। किसी ने लिखा कि अरे ये तो बिग ब्रेन मूवमेंट है, अब लगता है कि हवा में ऑक्सीजन भी छिड़की जाएगी। लोग मीम बनाकर सोशल मीडिया में लिखने लगे कि भाई ये दीदार तो साइंस के पार का है। आपको लगेगा कि आखिर ये लोग हाथ में पाइप लेकर यमुना किनारे ऐसा कौन सा तीर पानी छिड़क कर मार रहे हैं। सोमवार से दरअसल जब छठ के दौरान यमुना में प्रदूषण को हटाने के नाम पर कुनीतियों का झाग फनफनाता दिखा, जब सरकार को झाग में अपना दाग छिपाना मुश्किल लगने लगा, तो प्रदूषण के झाग से मानो सरकारी व्यवस्था को कहना पड़ा, तू झाग झाग मैं पात पात। ये आपके सामने फैन तो झाग जो आ रही है उधर से, और इधर की तरफ जहाँ हम गाड़ी लगा रखे हैं ये झाग मर रही है ना, आपके सामने दिखाई दे रहा। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों से कहा गया था, लगा निशाना इस झाग की खोपड़िया पर। कर्मचारी पाइप पकड़कर यमुना किनारे प्रदूषण के सफेद झाग को आने से रोकने लग गए। ये पानी छिड़काव कर रहे हैं झाग मारने के लिए। कहाँ से ऑर्डर मिला है? दिल्ली जल बोर्ड से जी। जल बोर्ड से। और कब तक करेंगे? शाम तक करेंगे सर। देखिए यहाँ पर प्रदूषण का झाग सफेद वाला किनारे आने लगा तो उसे बिखेरने का काम पानी की बौछार से कर्मचारी करते हैं। जैसे ही और प्रदूषित झाग आने लगा, तुरंत फिर कर्मचारी पानी की बौछार उसी तरफ साध देते हैं। अशोक कुमार रामबरन जैसे कई कर्मचारियों को यमुना के किनारे दिल्ली में प्रदूषण रोकने में फेल सरकार पाप का झाग हटाने वाला सिपाही बनाकर खड़ा कर दी थी। मैं छिड़काव कर रहा हूँ, ये जो झाग निकल रहा है इसको मारने के लिए हमारी दिल्ली सरकार ने लगा रखा। दिल्ली सरकार की तरफ से आए आप? जी। अच्छा, छठ पूजा के लिए स्पेशली भेजा गया? छठ पूजा के लिए टैंकर भर कर पानी लाए थे। लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर। यमुना के पानी में प्रदूषण को सोचा गया कि दिल्ली का फ्री पानी काट देगा, लेकिन यमुना को तो प्रदूषण पर नाकामियों का पाप छिपाने वाली मानो प्रयोगशाला ही बुधवार को बना दिया गया। नाव लगाई गई थी, 1-2 नहीं बल्कि 7-8 नाव और बोट दोनों थी। यमुना में टहलाकर प्रदूषण का झाग भगाने वाली ये टेक्नोलॉजी शायद पहली बार इस्तेमाल की गई, ताकि ना दिखे झाग, ना हो सवालों का कोई दाग। झाग को हटाने का काम किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये जो बोट नजर आ रही है, ये बोट पीछे कुछ इस अंदाज में झाग को खत्म करने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल बरकरार है कि क्या इससे यमुना का प्रदूषण कम हो जाएगा या यमुना का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। अब ये तीसरा शॉर्टकट वाला प्रयोग भी देखिए। यहाँ पर अपनी साख पर बहते झाग को छान कर अलग करने के लिए बांस के दरवाजे बैरिकेड बनाकर लगा दिए गए। ऐसा छाना जा रहा था जैसे झाग बस किनारे ना आए, मीडिया के कैमरों में कैद ना हो जाए। 7 राज्यों से होकर गुजरने वाली 1376 किलोमीटर लंबी यमुना सबसे ज्यादा दिल्ली में ही काली, बदबूदार, गंदगी से बजबजाती, खतरनाक केमिकल वाले फॉस्फेट से जन्म लिए झाग को समेटे बहती है। उसका प्रदूषण दूर करने वाला लॉन्ग टर्म प्लान अब भी गायब है। इसीलिए यमुना में पाइप से पानी छिड़कवाकर, यमुना में नाव और बोट टहलवाकर, बांस के दरवाजे लगवाकर झाग से बचने की हर जुगत लगा दी गई। शाम होते होते टीका लगाकर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छठ पूजा करने यमुना के घाटों से दूर पहुंचे। सवाल जब यमुना को लेकर हुआ तो जवाब आया, छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए। छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए सब लोग। छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाइए, सबके सुख की कामना कीजिए। इस वक्त राजनीति नहीं। चीन में बर्फबारी के चलते बड़ा संकट पैदा हुआ है, क्योंकि पिछले 2 दिन से ज्यादा समय से यहां बर्फबारी हो रही है। स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग दिन रात एक कर रहे हैं। बर्फबारी की ये वो डराने वाली तस्वीरें हैं जिसका सामना पिछले 46 घंटों से लगातार उत्तर पूर्वी चीन के लोग कर रहे हैं। आसमान से गिरती ये वो आफत है जिसकी वजह से आज चीन के इस हिस्से में सब कुछ ठहर सा गया है। 0 से कई डिग्री नीचे तापमान में आज यहाँ के लोग जीने को मजबूर हैं।
लगातार हो रही बर्फबारी के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं इस बर्फबारी से किसानों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रेनों से लेकर सड़कों तक ट्रैफिक जारी रखने के लिए सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई जगहों पर इस सफेद आफत के चलते रास्ते बंद हो गए हैं, तो उत्तरी चीन के 3 राज्यों के हवाई यातायात पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल चीन में 1951 के बाद पहली बार इतनी भीषण बर्फबारी हो रही है। पिछले 46 घंटों से ज्यादा समय से यहाँ लगातार बर्फ गिर रही है। इनर मंगोलिया के इलाकों में हो रही इस बर्फबारी के चलते सड़कों पर 23 इंच से ज्यादा मोटी बर्फ की परत जम गई है, जिसे हटाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को लगाया गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बर्फबारी गुरुवार तक जारी रहेगी, पर अच्छी बात यह भी है कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिलने की भविष्यवाणी की है। आज तक ब्यूरो।